बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। सबसे पहले तो यूरोप में हुआ राष्ट्रवाद का विकास, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होने के बाद धीरे धीरे वह अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू हो गया। लेकिन हम अपने पढ़ेंगे क्या, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? सर्वप्रथम आप जानिए, जो हमारा भारत है वो पहले जो था वो क्या था, वो पहले छोटे छोटे गणराज्यों में बटा हुआ था और छोटे छोटे गणराज्यों में बटे होने के कारण उनमें आपस में संघर्ष होता था, क्योंकि उनके रूल्स जो होते थे वो अलग अलग गणराज्यों में अलग अलग होते थे। और जो राजा लोग होते उसमें ये नहीं था कि सभी लोग निर्बल राजा थे, अयोग्य राजा थे। राजा बहुत ताकतवर होता था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी राजा होते थे जो क्या रहते थे, वो मतलब एक तरह से अपने अधिकारियों पे डिपेंड होते थे, अयोग्य होते थे, जिसके कारण वो राज्य के कार्यों में खुद नहीं इंटरेस्ट लेते थे, अपने अधिकारियों के माध्यम से करते थे। इससे भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती थी राज्य में। तो ये आपस में लड़ते रहते थे। अब अगर कोई आपस में लड़ेगा, अगर किसी कोई घर है, कोई परिवार है, अगर आपस में लड़ रहा है तो बाहर के लोग आ करके उसमें बहुत आसानी से अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। ऐसा ही हुआ भारत के लिए। तो भारत में संघर्ष के कारण भारत में सबसे पहले अरबवासी आए, उसके बाद मुगल आए, उसके बाद वो पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और सबसे बाद में कौन आया? ब्रिटेन के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए और उन्होंने आकर के यहाँ पर वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया। और वो जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर जब अपना वर्चस्व स्थापित शुरू किया तो वो इसका लाभ उठाने लगे। जो हमारे यहाँ के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जो विदेश से लोग आते थे अपने ही पड़ोसी राज्य को हराने के लिए उनसे सैनिक सहायता मांग लेते थे, जिसके कारण वो क्या होता था, वो अंग्रेज जो होते थे वो सबल होते थे। तो जब विदेशी लोग भारत में आए और उनमें कुछ ऐसे विदेशी हुए जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और संसाधन के रूप में हर चीज से मजबूत है, और सबसे मजबूत उसमें कौन आए? ब्रिटेन के लोग हुए। जब ब्रिटेन के लोग और उन लोगों का व्यापार के लिए आपस में संघर्ष होने लगा, वो आपस में भी संघर्ष करते थे और हमारे जो गणराज्य होते थे, जो हमारे छोटे छोटे राज्य होते थे, उनसे सहयोग लेते थे, उनसे धन लेना, उनसे कर में छूट लेना, अन्य सारी सुविधाएं लेते थे और धीरे धीरे उन लोगों ने वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया। धीरे धीरे अपना कानून बनाने लगे, वो अपने हिसाब से भारत को चलाने लगे। अब लोग वो क्या करते थे, कोई कर अगर लगता था, कोई भी बारिश नहीं हुआ तो भी किसान को कर देना जरूरी होता था, वो कर किसी भी कर को माफ नहीं करते थे। और बहुत सारी जैसे वो दमनकारी नीतियां अपनाते थे। पहले नंबर की भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो था वो सबसे पहले जोर कहाँ से पकड़ा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जैसे राष्ट्रवाद के लिए लोगों के अंदर चेतना जगाने का काम जो हमारे लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, गोपाल कृष्ण गोखले और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया। छोटे छोटे आंदोलन होते थे, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, हमारे पास संचार के साधन न होने के कारण अंग्रेज क्या करते थे, जब कहीं भी आंदोलन होता था तो उस आंदोलन का एक दमनकारी नीति, यानी लोगों के ऊपर गोली चला देना, घोड़े दौड़ा देना, ऐसा सब करके उस आंदोलन को दबा देते थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, हमारे देश की भी सेना को अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटेन की तरफ से कि हमारे देश की सीमा, हमारे देश की जो सेना है, अगर आप भेज देंगे भारत की सेना को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने के लिए तो हम भारत को आजाद कर देंगे। क्योंकि उसके पहले जो था वो लोग आंदोलन कर रहे थे, आजादी मांग रहे थे, तो उन्होंने एक लालच दिया। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हमारे भारतीय सेना को भेज भी दिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जब महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि आपने तो कहा था कि हम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको आजाद कर देंगे, आपको स्वतंत्र कर देंगे, तो और अंग्रेज ऐसी बात बहुत कहते थे, लेकिन फिर वो अपनी बात से मुकर जाते थे। तो जब वो, और इसीलिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट भी कहा गया, क्योंकि वह उन्होंने बिना किसी से पूछे ही भारतीय सेना को विश्व युद्ध में झोंक दिया था। और वहीं से फिर क्या शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत और सहयोग और जिसका भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले नंबर खिलाफत शुरू हो गया।
जब अंग्रेज इस बात से मुकर गए कि हम ऐसा कोई बात कहे ही नहीं थे, तब महात्मा गांधी जी या और जो हमारे लीडर्स थे और जो हमारी जो जनता थी जो आंदोलनों में शामिल होती थी, जैसे उस समय के युवा वर्ग शामिल होते थे, जैसे आपने आजाद का नाम सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना होगा, बिस्मिल का नाम, बहुत सारे लोग थे जो उस आजादी के आंदोलन में सहयोग कर रहे थे अपना। तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत यानी लोग अब खिलाफत, अब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, अब उनकी किसी बात पर भरोसा करना छोड़ दिया। और सहयोग यानी उनके किसी कार्य में, जैसे कोई भी अंग्रेज यहाँ रहते थे तो जो हमारे लीडर्स रहते थे वो जब बात कोई होती थी या जनता के बीच की कोई कड़ी बात होती थी तो वो जनता को संतुष्ट कर देते कि ठीक है, इस चीज को आप लोग मानिए, ये चीज सही होगा। लेकिन जब विश्व युद्ध के बाद इन लोगों ने, अंग्रेजों ने सहयोग आजाद करने का मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इस समय सहयोग जो हमारे लीडर्स के द्वारा जो सहयोग दिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और इससे भारतीय जनजीवन में प्रभाव क्या पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो भारतीय जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, यहाँ बेरोजगारी हो गई, युवा वर्ग जो थे वो बेकार घूमने लगे और उन लोगों ने आंदोलन, और लोगों के खान पान, बेरोजगारी, चोरी और ये सारी चीजें होने लगी। इसलिए हमारे तीसरा पॉइंट है सत्याग्रह का विचार और प्रभाव। सत्याग्रह, अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब पहले आंदोलन होते थे, हमारे महात्मा गांधी जी थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका कहना था कि जो सत्य है वो सत्य है और सत्य के आगे सब कोई झुकता है। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का विचार बनाया। विचार होना है यानी हम आंदोलन करेंगे किसके लिए? अपने आजादी के लिए, अपने अधिकार के लिए, और लेकिन वह जो आंदोलन करेंगे वो सत्याग्रह होगा, सत्य अहिंसा से परिपूर्ण होगा। हम किसी भी तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं सोचते थे, अंग्रेज तो पहुंचाते ही थे नुकसान, क्योंकि जहाँ चुपचाप लोग बैठकर कोई सभा कर रहे होते थे, कोई आंदोलन कर रहे थे, वो वहाँ लाठीचार्ज करवा देते थे, गोलियां चलवा देते थे, घोड़े दौड़ा देते थे। और फिर इसका प्रभाव क्या था? अब जगह जगह पर हमारे जो लीडर्स थे, मेन रूप से महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग जो है जगह जगह पर लीडर्स क्या करने लगे, जनता के जाकर के जगाने लगे और साथ में ले करके, और हमारे युवा वर्ग भी इसमें शामिल होते थे और उन लोगों को ले जाकर के, उन लोगों को साथ लेकर के आंदोलन, जहाँ पहले आंदोलन कहीं कहीं होता था, अब क्या लगभग हर जगह होने लगा, हर नगर में होने लगा, हर कस्बे में होने लगा, गांव में धीरे धीरे ये आंदोलन फैल गया और लोगों के अंदर जागरूकता आने लगी। इसका प्रभाव हुआ कि यानी और लोग सत्याग्रह के साथ लड़ना शुरू कर दिए, आंदोलन करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध। चौथा है सत्याग्रह का उद्देश्य। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? सत्याग्रह का उद्देश्य ये नहीं था कि हम आजादी ले लेंगे, हम हमारे अधिकार का तो हम कर ही रहे थे, हमारे हर चीजों पर वो अपना अधिकार रखते थे। तो उनका कहना था कि हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, कि जो मेरे साथ अन्याय हो रहा वो ना हो, लेकिन वो भी सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को कोई कष्ट दिए। जिसमें क्या था? संघर्ष में क्या था? शारीरिक बल, अर्थात हम आंदोलन करेंगे लेकिन ना तो हम किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही हम किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाएंगे, किसी प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाएंगे। और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वही जीतेगा। ऐसा महात्मा गांधी जी का मान्यता था, ऐसा वो मानते थे कि अगर हम किसी को भी, अपने बड़ी से बड़े हस्ती को भी अपने सामने सत्य के द्वारा क्या कर सकते हैं? झुका सकते हैं। अगर महात्मा जी कहते थे कि अगर हम सही हैं, सत्य हैं, तो बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, मतलब महसूस करवा देना, उनके कहने का मतलब ये था कि किसी चीज को अपने आदतों से, अपने भावनाओं से उसे परिचित करा देना। चौथा है किसी प्रकार के प्रतिशोध का आक्रामकता और भावना का सहारा लिए बिना। उनका कहना था कि हम जब भी जाएंगे तो वो भले मेरे साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं, लेकिन हम जाते समय, हम आंदोलन करते समय प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का मतलब होता है कि किसी भी आक्रमण कर देना, अचानक किसी पे लाठीचार्ज करना, जैसा अंग्रेज करते थे, ऐसा नहीं करेंगे, या ना प्रतिशोध की भावना रखेंगे। और इसका सहारा लिए बिना हम सत्य अहिंसा के द्वारा ही अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। पांचवा है, छठा है अहिंसा से शत्रु की चेतना को जगाना। गांधी जी का मानना था कि अगर हम
किसी का विरोध, शारीरिक क्षति या आर्थिक क्षति पहुंचाए बिना उसकी चेतना को जगा देना कि तुम गलत कर रहे हो। इसलिए तो कुछ ऐसा एक समय आएगा कि वो इस चीज को मान लेगा और उसके अंदर ये चेतना, इसके लिए उसको हम क्या कर देंगे, अपने आंदोलनों से उसे विवश कर देंगे, अपने सत्य से उसको विवश कर। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो तो मारते थे ना, लेकिन उसका विरोध वो लोग मार से नहीं करते थे, बस वो लोग आंदोलन करते थे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर है 7वां है सत्य अहिंसा के द्वारा सत्य को जीतना। महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाए बिना, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य को जीत सकते हैं और हम अंग्रेजों को भी। और इस भावना के द्वारा, इस सत्याग्रह के द्वारा, सत्य अहिंसा के द्वारा उन्होंने भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध दिया और उनके सभी, जिधर भी महात्मा गांधी निकल पड़ते थे उधर उस आंदोलनों में उनके साथ पूरी जन सभाएं क्या हो जाती थी, पीछे चल देती थी। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि कौन कौन से आंदोलन थे, जहां से आंदोलन यहीं से शुरू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने आंदोलन कौन कौन सा, जब भारतीयों के अंदर या हमारे जन समुदायों के अंदर, जन समूहों के अंदर भी राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास हो गया, लोगों के अंदर चेतना आ गई, पुनर्जागरण आ गया और लोग ये सोचने लगे आजादी की, मुझे आजाद होना चाहिए, मुझे अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए वह क्या करने, हमारे लीडर्स का सहयोग करने, यानी हमारे जो लीडर्स थे जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे और उन्हें जन समूहों का सहयोग नहीं मिला। लेकिन इस खिलाफत आंदोलन के बाद क्या हुआ, हमारे जो जनता थी उसका भी सहयोग हमारे लीडर्स को मिलने लगा और जिसके कारण अब हर जगह पर, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में आंदोलन होने लगे और लोग हर आंदोलन में शामिल होने लगे। हमारे महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन इन्होंने किया था चंपारण आंदोलन, जो 1916 में किया था बिहार में किसानों के लिए। जैसे हमारे यहाँ किसान होते थे, बागान की खेती करते थे, जैसे नील की खेती हो गई, पटसन की खेती हो गई, दलहन की खेती हो गई, तिलहन की खेती हो गई। यानी इस पर जो अंग्रेज थे वो बहुत अधिक कर लगाते थे और मान लिया बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, फिर भी वो क्या करते थे, कर अधिक मात्रा में लगाते थे और अगर इस साल नहीं कर दे पाए तो अगले साल किसान को दुगना कर देना होता था। तो इसके लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन 1617 में किया। ये बिहार के किसानों के लिए था, उनका जो संघर्ष चल रहा था और फिर उनके उस बागान के कार्यों में सहयोग मिला और अंग्रेजों ने उन्हें छूट दिया। दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा जो है ये गुजरात का था। गुजरात में क्या था, सूती वस्त्र जो उद्योग है और ये हुआ था 1917 में। और पहले नंबर यहाँ महामारी फैली हुई थी, जैसे आज इस समय महामारी फैली है ना, जैसे इस समय क्या कोरोना चल रहा है, कोरोना एक महामारी, ऐसे उस समय में प्लेग फैला हुआ था, जो चूहों के द्वारा वायरस निकला हुआ था। तो जब महामारी हुआ तो जो किसान थे, महामारी के कारण उनका फसल, आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति और राज्यों की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत खराब हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया और उस कर से छूट दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 में किया और फिर इससे उन्हें कर से मुक्त कराया और उसके साथ जन सहयोग उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। यह जो सत्याग्रह था ये 1918 में हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग जो होते थे, आप जानते होंगे कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्या है, एक स्थान है कहाँ का, ब्रिटेन का है, जहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत अधिक उद्योग हो। वैसे ही हमारा गुजरात जो है उसे भारत का मैनचेस्टर का, सूती वस्त्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग में जो हमारे भारतीय मजदूर होते थे उनका पहले नंबर शोषण किया जाता था। शारीरिक शोषण होता था, आर्थिक शोषण होता था, मानसिक शोषण होता था। पहले नंबर उन्हें समय से अधिक कार्य कराया जाता था, उन्हें पारिश्रमिक बहुत कम दिया जाता था। इसके लिए हमारे महात्मा गांधी ने जब 1918 में आंदोलन हुआ तो उनके उस संघर्षों से भी उन्हें छूट दिलाई गई और अंग्रेजों को उसके सामने झुकना पड़ा। फिर अब आंदोलन होने लगे, भारत के लोग भी अपना अधिकार मांगने लगे। अब अंग्रेज क्या कर गए, बौखला गए,
उन लोगों को लग गया कि अब भारत में तो सब कोई अपना अधिकार मांग लेंगे तो हमारा यहाँ राज्य करने का कोई मतलब नहीं, हमको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाया, एक कानून बनाया। जब ये रोलेट एक्ट बना तो इसमें किसी भी भारतीय लीडर्स को शामिल नहीं किया। ये बना था 1919। 18 तक अब आंदोलन चलना शुरू हो गया। 18 तक अंग्रेजों को लग गया, वो बौखला गए, उनकी नींव हिल गई। उनको लगा ऐसा कि अब तो यहाँ भारत में रहना मुश्किल। अब उन्होंने एक कानून बनाया। उस कानून का मतलब क्या था, रोलेट एक्ट जब बना 1919 में, तो उस कानून उसका नियम क्या था कि किसी भी अपराध के लिए अगर कोई 4 लोग भारतीय इकट्ठा हो गए या किसी चीज के लिए अगर किसी तरह का शंका होने पर, अगर संदेह होने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी तरफ से ना तो कोई सरकारी वकील होगा ना तो कोई प्राइवेट वकील होगा, यानी उसका कोई मुकदमा नहीं होगा, उसका कोई सुनवाई नहीं होगा और जिसके तहत वो जेल में ही पड़ा रहेगा। तो हमारे देश जो हमारे, और उसमें कोई भी भारतीय लीडर शामिल नहीं था। तो जब यह एक्ट आया तो हमारे देश में अवज्ञा शुरू हो गया, यानी हमारे देश के लोग, हमारे लीडर्स जो थे, हमारे प्रतिनिधि जो थे, उन लोगों ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते, क्योंकि ये कानून बनते समय कोई भारतीय लीडर्स नहीं था, इसलिए भारतीयों की किसी भी चीज को ध्यान में नहीं रखा गया था और इसलिए हम ये एक्ट को नहीं मानते हैं और अवज्ञा करना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या हुआ, लोग जगह जगह पर जनसभाएं होने लगी जो हमारे लीडर, और मतलब अहिंसात्मक रूप से शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग बैठ करके अपनी जनसभाएं कर लेंगे। और जनसभा के द्वारा क्या होता था कि लोगों से उसके बारे में बताया जाने लगा और लोगों को बताया कि हमको इस कानून को नहीं मानना है। ऐसा ही जनसभा हो रहा था कहाँ, पंजाब के एक जलियांवाला बाग, एक बगीचा था पंजाब के अमृतसर में, जहाँ पर लोग, वहां हजारों लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सारे लोग बैठकर एक जनसभा कर रहे थे और वो भी बहुत शांतिपूर्ण से। और वहां पर अंग्रेजों का जो उस समय डायर अधिकारी था वह जाकर के क्या किया, 13 अप्रैल 1900 वहां जाकर के निर्मम वहां हत्या कर दिया, यानी उन पर गोली चला दी गई, अंधाधुंध गोली चला दी गई और बहुत हजारों लोग, बूढ़े निर्दोष लोग वहां पर मारे गए। ऐसा जघन्य अपराध होने पर उसमें जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये सभा कर रहे थे और उनके साथ ऐसा किया गया, ये जो घटना थी वो एकदम भारत के लोगों को उस घटना ने क्या कर दिया, हिला दिया। यानी अंग्रेजों की ऐसी हरकत से भारत का जन जो है वो क्या हो गया, दुखी हो गया और वो जाग गया। किसके लिए, अब उसके बाद क्या हुआ, अब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 13 अप्रैल 1919 में जब हम असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ, ये शुरू किए थे महात्मा गांधी सन 1920 में। इस आंदोलन का मतलब क्या होता था कि हम अब ना तो अंग्रेजों का कोई सहयोग करेंगे, किसी भी कानून में, किसी भी चीज में कोई सहयोग हमारे यहाँ से नहीं मिलेगी और ना हम उनसे कोई सहयोग लेंगे। इसलिए असहयोग आंदोलन सन 1920 में चला भी, 20 चला, 21 चला, लेकिन अब महात्मा गांधी जी हमारे जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। उनका था कि हमें किसी भी तरह से किसी को शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं करना, बस हम उनको ना कोई सहयोग देंगे और ना हम उनसे कोई सहयोग लेंगे। ऐसा ये चला 1922 तक। लेकिन 22 में क्या हुआ, हमारे आपके गोरखपुर में ही, गोरखपुर के पास गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। अब चौरी चौरा हत्याकांड जब हो गया तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये जो कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा कराया गया है। और महात्मा गांधी जी को इसके आधार पर और उसमें हिंसा हुई, बहुत सारे पुलिसकर्मी और बहुत से अधिकारी मारे भी गए। तो महात्मा गांधी जी से बहुत दुखी भी हुए और उन्हें धीरे धीरे असहयोग, और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन का जो प्रभाव था, जिससे कि हमें बहुत सारी सफलताएं मिल चुकी थी, लेकिन इस कांड के द्वारा उस सहयोग का, असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो धीरे धीरे कम हो गया और 1922 में यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। फिर आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कोई भी कानून जो अंग्रेज लाते थे उसको भारत के लोग या हमारे जो लीडर्स थे वो उसे मानने से इनकार कर देते थे, कहते थे हमें आपके इस कानून की हम इस कानून को मानेंगे ही नहीं, हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए। अब इस चीज से परेशान होकर के
अंग्रेजों ने साइमन कमीशन का गठन किया सन 1928 में। सन 1928 में जब साइमन कमीशन का गठन यहाँ हुआ भी नहीं, भारत में नहीं हुआ। ये साइमन कमीशन का गठन जो है वो इंग्लैंड में हुआ और यहाँ से किसी भी प्रतिनिधि को उसमें शामिल नहीं किया गया। जैसे हमारे में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, तो उनमें से किसी भी, न नेहरू जी को, न महात्मा गांधी को, न लाल बहादुर शास्त्री, किसी को भी उसमें शामिल नहीं किया गया और अपने ही ये नियम बना लिया गया। हमारे यहाँ जन आंदोलन बहुत चरम सीमा पर थी और जब 28 फरवरी सन 1928 में कौन आया, जब साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध हो गया कि साइमन कमीशन वापस जा। फिर हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो भागों में, इसी आंदोलन के बाद, साइमन कमीशन के गठन के बाद और इस साइमन कमीशन वापस जाओ के आंदोलन के बाद हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो दो दलों में बट गई। एक थी नरम दल और एक था गरम दल। नरम दल का मानना था कि हम कोई चीज बातों से समझ के, बात करके या बातों के द्वारा या अहिंसा के द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गरम दल का जो मानना था वो था नहीं, ईंट का जवाब पत्थर थे, जिसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, जिसका नेतृत्व किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया। और वहीं से कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गया, एक नरम दल और एक गरम दल। बच्चों ये हमने आपको बताया है पाठ का जितना मेन पॉइंट था, जितना बहुत इम्पोर्टेंट था, अर्थात ये जो है ये पाठ का जान है, ये पाठ का जान। अगर आपने इसे सही से पढ़ लिया तो फिर ये आप उस पूरे लेसन को पढ़ लिया। इसलिए अब मेन पॉइंट हमने बता दिया है वीडियो में और आगे आपको जो देना होगा मटेरियल मैं सेंड करूंगा।